नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, यह पुस्तक है SCERT झारखंड द्वारा अनुमोदित नवीनतम द्विवर्षीय DLED पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन, जो कि DLED के द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन 4 के पेपर के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता है कि यह पेपर कितना महत्वपूर्ण है एक DLED परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट से आपको जेटेड सीटेड में भी प्रश्न को देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक से आपको जैक DLED की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं और आपको मूल रूप से इसके अंदर क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन डॉक्टर अनामिका तिवारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन, अग्रवाल पब्लिकेशन की पुस्तक है। आप किसी भी अन्य पब्लिकेशन की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, नहीं तो नवनीत पब्लिकेशन का आता है, और गाइड्स को भी पढ़ के पास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। पुस्तक के अध्ययन करने से आपको ना प्रश्न के उत्तर बनाने की कला का विकास आपके अंदर हो पाएगा। देखिए, यहाँ भूमिका में जो बताया जा रहा है, ये तो पुस्तक के संबंध में बताया जाता है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन का समाज में क्या महत्व है, और बच्चों को एजुकेशन देने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहाँ वर्णन है। आप एक बार जरूर इसे पढ़ें। विषय सूची की बात करते हैं तो इसका इकाई 1, देखिए इकाई 1 का नाम है शैक्षिक तकनीक। अगर मैं कहूँ कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक से एक क्वेश्चन जो निश्चित रूप से आएगा वह इस इकाई से आएगा। इस इकाई में आपको जानना है शैक्षिक तकनीक का संक्षिप्त इतिहास, भारत में शैक्षिक तकनीक, शिक्षा का अर्थ, तकनीकी का अर्थ, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं, उसके स्वरूप, उद्देश्य, महत्व, उपयोगिता और उसके क्षेत्र के बारे में। अब आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एकदम लिख लीजिए कि पूछा जाएगा। हर वर्ष आप 2011-12 से लेकर के 2021 की हुई DLED की परीक्षा को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं इस पेपर में, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं कि जैक DLED के फाउंडेशन 4 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में। और सबसे बड़ी बात कि उनमें यह इकाई हमेशा रिपीट किया गया है। इस इकाई से बनने वाला प्रश्न कुछ ऐसा होता है कि शिक्षा में तकनीकी का उपयोगिता का वर्णन करें, शैक्षिक तकनीकी की अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें, शैक्षिक तकनीक का क्या महत्व है इसका वर्णन करें। हर प्रश्न का जवाब सेम रहेगा। आपको शिक्षा और तकनीक की परिभाषा देते हुए उत्तर लिखना शुरू करना है, शिक्षा में तकनीक का उपयोग के बारे में जानकारी देना है, और फिर जो है आपको बताना है कि उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, किन किन क्षेत्रों में शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके संबंध में आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 की बात करते हैं। देखिए, यूनिट 1 खत्म हो रहा है। शैक्षिक तकनीक का आधुनिक शिक्षा में उपयोग, शैक्षिक तकनीक की सीमाएं, शैक्षिक तकनीक अध्यापक, नई शिक्षा व्यवस्था में शैक्षिक तकनीक की भूमिका। देखिए, ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। पहले आप समझ लीजिए तकनीक क्या होता है। तकनीक होता है किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विशेष विधि, उस विधि को हम तकनीक कहते हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के संबंध में आपको यहाँ पढ़ना है। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर की विशेषताओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों के बारे में, फिर सॉफ्टवेयर के संबंध में, सॉफ्टवेयर की विभिन्न विशेषताओं और उनके उपयोग के बारे में।
ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताएं। सभी को बारी बारी से चैप्टर डील करते समय बताया जाएगा। आपको पीडीएफ भी बहुत जल्दी अब मिलने लगेंगे, ज़्यादा देर नहीं होगा। परीक्षा की संभावना जो है वह नवंबर के बाद फॉर्म भरवाने की संभावना आ रही है कि जैक बोर्ड के द्वारा फॉर्म भरवाने की घोषणा की जाएगी। जनसंचार माध्यम एवं शिक्षा में इनकी उपयोगिता, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन, जनसंचार माध्यम और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों और किस लिए शिक्षा जगत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं, मास कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम लोगों से जुड़ सकते हैं। संचार मतलब संपर्क कर सकते हैं। तो उनके क्या उपयोग हैं, कितने प्रकार होते हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान यह क्या है, कब स्थापना हुई, वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है। कंप्यूटर का परिचय एवं शैक्षिक उपयोगिता। अब सबसे आसान अगर कहा जाए तो मुझे लगता है यही टॉपिक है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कंप्यूटर को ना समझे। कंप्यूटर एक यंत्र है, मशीनी यंत्र है, विद्युत यंत्र है, जिसका प्रयोग हम गणनाओं के लिए, चीज़ों को संग्रहित करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आधुनिक युग में शिक्षा चाहे किसी भी कार्य को करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। कंप्यूटर का शिक्षा के जगत में क्या उपयोग है, तो सब जानते हैं, पढ़ाने में, एग्ज़ाम लेने में, रिजल्ट बनाने में, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में। तो देखिए कंप्यूटर का शिक्षा में क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर के लाभ, ये सब जो है ना शॉर्ट नोट्स हैं। पहला पॉइंट, पहला यूनिट जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए था। बाद में जो आपको दिख रहे हैं उसमें केवल जनसंचार एक है जो लॉन्ग पूछा जा सकता है, बाकी ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। ईमेल, इंटरनेट, लैपटॉप, फैक्स, स्थिर गतिमान प्रोजेक्टर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं तो बन सकते हैं, बस और कुछ नहीं। इन सब के बारे में आपको जानकारी पढ़नी है। फिर आते हैं ऑडियो टेप, वीडियो टेप, उपकरण, ये सब आपको सामग्री हो गए, यानी कि उपागम कहिए, उपादान कहिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं सूक्ष्म शिक्षण, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण है क्या। अब आपको सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पूरा इतिहास लिखना होगा। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है, सूक्ष्म शिक्षण क्यों किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान अगर बात की जाए कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा कैसे आई, इसके जनक कौन है। नाम सुना होगा आपने डीएलएन के बारे में कि अमेरिका में 1967 में डीएलएन के द्वारा किया गया शुरू। पर यह सूक्ष्म शिक्षण है क्या। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान एक थोड़े से समय के लिए एक छोटी सी कक्षा में कम विद्यार्थियों के बीच में एक एक कौशल को शिक्षण प्रदान करते समय सिखाया जाता है। जो प्रशिक्षु होते हैं डीएलएड या बीएड या किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण के, तो वो जो हैं एक एक मेथड को, एक एक स्किल को, एक एक कौशल को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, एक एक कौशल के माध्यम से पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और यह जो है उनके व्यवहारिक प्रतिभा का विकास करता है, शिक्षण की तकनीकों का उनके अंदर विकास करता है और शिक्षण अधिगम की जटिलताओं को दूर करता है, कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को दूर करता है। तो वगैरह वगैरह इन सभी बातों को डिटेल से हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण नाम ही है छोटा शिक्षण। एक व्यक्ति जो 2 साल का डीएलएड करे, अभी जानते हैं कैसा स्थिति है, हम लोग
कैसी हालात में 2 साल कोरोना से गुजरे हैं। तो पढ़ाई से बहुत लोग दूर रहे हैं, पढ़ाने की तकनीक से भी दूर रहे हैं, बहुत लोगों का कोर्स ऑफ सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो वो लोग अब अपना कैसे पढ़ाई करें? तो पढ़ाई को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए नए-नए जो शिक्षक आ रहे हैं आज के टाइम में, उन्हें नए-नए नवाचारों से भी अवगत कराता है ये सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है ना? सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कुछ चरणों से होकर गुजरती है। उसे माइक्रो टीचिंग साइकिल यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। पहले योजना की तैयारी जो घर पर की जाती है, उसका प्रस्तुतिकरण, फिर समालोचना, समालोचना के बाद पुनर्तैयारी की जाएगी। समालोचना को हम लोग बोल सकते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि गलत हुआ, आपने जो पढ़ाया उसे सामने वाले ने पढ़ करके, सामने वाले ने देख करके अगर उस पर समालोचना की और आपको गलत कहा, तो आप फिर से पढ़ाएंगे, फिर से तैयारी करेंगे, तैयारी करके फिर से पढ़ाएंगे और फिर आपको प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिलेगा। समालोचना होगी आपकी। इन सब का एक चरण बना हुआ है जो कुल मिलाकर 36 मिनट का होता है। इसके बारे में आप यहाँ अध्ययन करेंगे, इससे क्या लाभ होते हैं वगैरह वगैरह, सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग कर लेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस बुक में, पाठ्यक्रम। समझे? पाठ्यक्रम इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम। पाठ्यक्रम क्या है, इसका अर्थ, इसके प्रकार, इसको निर्माण के सिद्धांत। अगर एक बात जान लीजिए, वहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला नंबर आपने पढ़ा वहाँ पर, कौन सा, इकाई 1 में, कि शैक्षिक तकनीक का अर्थ, उसकी उपयोगिता, महत्व, विशेषताएं एकदम इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने कहा आपको कि जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। तीसरा जो है आपको सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होने की वजह से सूक्ष्म शिक्षण लगभग प्रत्येक वर्ष, शायद ही कभी कभी छोड़ दिया जाता है, वरना प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण। अगला टॉपिक जो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं सिलेबस में अंतर। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पाठ्यक्रम है क्या। आप जो ये देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये पाठ्य वस्तु है, समझे? इसको सिलेबस कहते हैं, न कि क्यूरिकुलम बोलेंगे। जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक में जो लिखे हुए चैप्टर्स के नाम देख रहे हैं, ये करिकुलम नहीं, ये सिलेबस है। सिलेबस का मतलब था पाठ्य वस्तु, यानी कि एक विषय वस्तु के अंदर में, एक विषय के अंदर में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, एक पुस्तक के अंदर में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु। लेकिन जब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का, तो इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। पाठ्यक्रम मतलब कहें तो व्यक्ति के उच्चतर जीवन के लिए 24 घंटे की जाने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यह परिभाषा है बरिक महोदय के अनुसार। उच्चतर जीवन जीने के लिए 24 घंटे की जाने वाली प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक क्रियाएं पाठ्यक्रम कहलाती हैं। अब ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम को आपको समझना है इस अध्याय में। इस अध्याय में आपको जानना है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका परिचय क्या है, और पाठ्यक्रम को निर्माण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें कुछ दोष भी हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम कुछ प्रकार के होते हैं। विषय आधारित पाठ्यक्रम, छात्र छात्राओं पर आधारित पाठ्यक्रम, शिक्षक आधारित पाठ्यक्रम, समझे, और समाज आधारित पाठ्यक्रम। एक बात सही है कि वर्तमान दौर में समाज आधारित पाठ्यक्रम और छात्र छात्राओं पर आधारित पाठ्यक्रम पर अधिक जोर है। छात्र छात्राओं पर आधारित पाठ्यक्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आज जानते हैं कि आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरा नंबर चीज कि किसी भी समाज में शिक्षा का स्वरूप समाज के अनुरूप होना चाहिए। आपको पता है कि जॉन डीवी के द्वारा शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है।
जिसका एक मुख है शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है, दूसरा मुख है शिक्षक शिक्षिकाएं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, और तीसरा मुख है समाज या पाठ्यक्रम। समाज के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां और गैर शैक्षिक और शिक्षकेतर दोनों अभिक्रियाएं, दोनों प्रतिक्रियाएं, दोनों क्रियाएं, दोनों गतिविधियां शामिल हैं। यानी कि जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, गीत संगीत नाटक ड्रामा प्रोग्राम, इन सभी को हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो पाठ्यक्रम। फिर पाठ्यवस्तु जिसका दायरा छोटा होता है। पाठ्यवस्तु वो होता है जो सिर्फ एक निश्चित अवधि के अंदर में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर पढ़ेंगे आप। पाठ्यक्रम के अवयव, उसके उद्देश्य निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, मैंने पाठ्यक्रम के अंदर में हम जो घटक रखेंगे, जिन जिन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, वो किस किस आधार पर शामिल किए जाने चाहिए, उनका क्या आधार होना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से चुना जाना चाहिए। तो ये हमारे इस यूनिट के इस पाठ के अंदर में आता है, पाठ्यक्रम के अवयव। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्यों के निर्धारण की उपयोगिता। अब देखिए, ये उद्देश्य आप जानते हैं, जब आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें आप दो प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला उद्देश्य हो गया आपको सामान्य उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है ना। शैक्षिक उद्देश्य मतलब कि वह उद्देश्य जो उस विषय को पढ़ाने के लिए आवश्यक है, सामान्यतः प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए आवश्यक है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। अगर भाषाई विषय है तो भाषा के कौशल का विकास करना। लेकिन यदि हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की, तो विशिष्ट उद्देश्य का संबंध रहता है उस वक्त उस विषय के जिस भी टॉपिक को, जिस भी शीर्षक को हम पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय से उस टॉपिक का क्या उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए हम गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रतिशत, तो प्रतिशत के जो उद्देश्य होंगे वह विशिष्ट उद्देश्य कहलाएंगे। सामान्य रूप से जो गणित पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं उन्हें हम सामान्य उद्देश्य में रखेंगे, और प्रतिशत के उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य में रखेंगे कि प्रतिशत के आधार पे वो लाभ हानि में, दैनिक जीवन में प्रतिशत का प्रयोग करना सीखेंगे, प्रतिशत आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, और लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और इसके अलावा भी और जो जो प्रश्न हो सकते हैं उन सभी में प्रतिशत का प्रयोग करना, प्रतिशतों के अनुप्रयोग को सीखेंगे। तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य। इन उद्देश्यों का निर्धारण जो है ना, कहा जाता है ब्लूम के द्वारा किया गया है। एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री ब्लूम, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, क्या आधार होने चाहिए वो बताया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों को उसने समझाया कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या होते हैं, भावात्मक पक्ष क्या होते हैं और क्रियात्मक पक्ष क्या होते हैं। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान और प्रत्यय, ये दो चीज़ आप सुनेंगे इन विषयों में। जब आप कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इन दो चीज़ों से, दो शब्दों से आप संबंध रखिए। ये दो ही चीज़ मुख्य हैं जो आपको एक शिक्षक, प्रभावी शिक्षक शिक्षिका बनने में मदद करेंगे। एक होता है संज्ञान और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ हो गया वह विषय, वह वस्तु जिसके संबंध में हम जानकारी पाना चाह रहे हैं, और उस विषय और उस वस्तु से संबंधित जो ज्ञान आपके मन में बन रहा है, जो धारणा आपके मस्तिष्क में बन रही है, वही है संज्ञान। ध्यान दीजिएगा। भावात्मक पक्ष, जब आपके मस्तिष्क में संज्ञान बना तो उस वस्तु के प्रति आपके अंदर कुछ भाव आए, इसके पश्चात आपको उन भावों के आधार पे आपने क्रिया किया। तो तीन पक्ष होने चाहिए,
संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो ठीक है, इन तीनों पक्षों के आधार पर क्या उद्देश्य होने चाहिए, उन उद्देश्यों का यहाँ हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में। फिर विषय वस्तु का किस प्रकार चयन किया जाना चाहिए वह यहाँ बताया गया है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, अनिवार्य पाठ्यक्रम एवं न्यूनतम अधिगम स्तर। देखिए, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? व्हाट इज मिनिमम लर्निंग लेवल? पहले तो आपको अधिगम को समझना होगा कि अधिगम होता क्या है। अधिगम में हम मूल रूप से किन बातों की चर्चा करते हैं? अधिगम से हम क्या अभिप्राय ले सकते हैं? अधि जोड़ गम। अधिगम का अर्थ हो गया सीखना। और सीखने का न्यूनतम स्तर जो होगा वह मिनिमम लर्निंग लेवल। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो कि 2005 में आई थी और वर्तमान में जो हमारे पास पाठ्य पुस्तक मौजूद है वह इसी आधार पर चलाई जा रही है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नए पाठ्यक्रम के निर्माण का कार्य अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में शुरू हो जाएगा। शायद प्रस्तुत भी हो जाए, उस पर भी कार्य चल रहा है। तो हमें यहाँ समझना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आखिर क्या कहती है। इसको बनाने के लिए जो प्रोफेसर यशमाल की समिति आई थी, जिसने शिक्षा बिना बोझ के कहा था, लर्निंग विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट लगेज, ठीक है ना। तो इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को हम समझेंगे इस पाठ में। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कोठारी आयोग, सर्वप्रथम जो कोठारी आयोग दलजीत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया, जिसने 1964-66 के बाद सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 को लाया, उसके अनुसार क्या बातें कही गई। साथ ही साथ दूसरी और सबसे प्रमुख नई शिक्षा नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके अनुसार क्या क्या वर्णन किया गया है, उसमें संशोधन किया गया और बतलाया गया। नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित होकर के 1992 में आया, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम जानेंगे कि इन सब में पाठ्यक्रम के लिए क्या बात का वर्णन किया गया है, न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है, कम से कम व्यक्ति को कितना अधिगम होना चाहिए और अधिगम में निपुणता कैसे आए, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा इकाई जो आता है वह है मापन एवं मूल्यांकन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। मतलब कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण अगर विषय कहा जाए, टॉपिक कहा जाए, तो मापन एवं मूल्यांकन है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लगभग हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जो पीछे आपने देखे वो टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। अभी तक हमने जाना कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का अर्थ, परिभाषा एवं महत्वपूर्ण है, उसको जानना और समझना आवश्यक है। उससे एक प्रश्न देखने को मिलता है। दूसरा जो है हमने देखा जनसंचार माध्यम भी महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ शॉर्ट टॉपिक हो गए जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। एक जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता, शिक्षा में जनसंचार माध्यम का महत्व, जनसंचार माध्यम के क्या उपयोग है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे हमने जाना पाठ्यक्रम, उसके बारे में समझा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को देखा। अब अगला देख रहे हैं मापन एवं मूल्यांकन। पहले इसको समझ जाइए कि मापन और मूल्यांकन दोनों का अर्थ क्या होता है। मापन का अर्थ हुआ किसी भी चीज को चिन्हों या प्रतीकों में व्यक्त करना। जैसे किसी बच्चे ने 100 में 50 नंबर लाया एक विषय में, तो यह उसका मापन है।
याद रखिएगा, किसी बच्चे ने 100 में 50 नंबर लाया तो यह उसका मापन है एक तरह से। मूल्यांकन तब होता है जब हम उसके केवल अंकों को नहीं, उसकी गतिविधियों को, उसके क्रियाकलापों को और उसके द्वारा किए गए अधिगम को समझने का प्रयास करते हैं और उसे व्यक्त करते हैं। मूल्यांकन जो होता है यह एक विस्तृत स्वरूप है। ध्यान दीजिए कि मापन जो है ना, इसके संबंध में स्किनर महोदय ने क्या कहा है, प्रत्येक वस्तु जो मतलब है वह सत्ता रखती है और प्रत्येक वस्तु जो सत्ता रखती है वह मापने योग्य है। कहने का मतलब हर एक चीज को मापा जा सकता है। मूल्यांकन का विस्तृत क्षेत्र है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हैं। मापन यानी कि जब हम चीज़ों को किसी नंबर, किसी लेटर, किसी अंकों, किसी प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन दोनों के मध्य अंतर क्या होते हैं, इन दोनों को किस प्रकार से शैक्षिक गतिविधि में शामिल किया जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्रों में इनका क्या महत्व है, इसको हमें समझना है इस अध्याय में। मापन एवं मूल्यांकन। तो समझें आप लोग, मापन एवं मूल्यांकन इस प्रकार इंपॉर्टेंट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। उपलब्धि परीक्षण। कई बार परीक्षा में यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वह क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। परीक्षण का मतलब समझ लीजिए, अचीवमेंट टेस्टिंग। बस एक लाइन जानिए, एग्जाम। एग्जाम यानी कि परीक्षा क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना परीक्षा दिए कोई भी बच्चा अगली कक्षा में प्रवेश कर जाए? क्यों परीक्षा ली जाती है? शिक्षक या शिक्षिकाएं के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर वो परीक्षा क्यों लेते हैं? परीक्षा एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे शिक्षक या शिक्षिकाएं ये जान पाते हैं कि बच्चों ने कितना अधिगम किया, अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो सकी, जो उद्देश्य रखे गए थे उस विषय को पढ़ाने के लिए क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, क्या अधिगम सकारात्मक हुआ। इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें परीक्षा के द्वारा मिलते हैं। जब हम परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो बच्चों के द्वारा दिए गए जवाबों का मूल्यांकन कर पाते हैं। उन मूल्यांकन के द्वारा हम उन्हें समझ पाते हैं, उनके अधिगम स्तर में आए परिवर्तन को जान पाते हैं। ये परीक्षा भी एक प्रकार से नहीं ली जाती है। विषयों के आधार पर कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जब हम किसी एक प्रश्न को 4 विकल्पों के द्वारा जवाब देने के लिए कहते हैं, तो इस प्रकार की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। ठीक है ना। जैसे रिक्त स्थानों की परीक्षा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सही गलत करें, मिलान करें, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ के बाद निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न यानी कि जहां हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, लिखने होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निबंधात्मक परीक्षण व वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर क्यों और कैसे लिया जाता है। ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है ना। इन दोनों को हमें समझना है। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षा का क्या महत्व है, परीक्षा के प्रकारों का वर्णन करें, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक परीक्षण के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। तो ये आपने देखा परीक्षण के बारे में। आगे देखते हैं हम। आगे का जो टॉपिक है वह है आपको निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या है?
निदानात्मक परीक्षण, निदान, डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपने उपचार या निदान के बारे में सुना होगा। उपचार का मतलब होता है किसी का ट्रीटमेंट, किसी का इलाज। निदान कहने का मतलब हो गया कि जब हम किसी के रोग को पहचानते हैं और पहचानने के बाद उसका इलाज करते हैं, यही है निदान या उपचार। तो बच्चों के शैक्षिक गतिविधि, उनके शिक्षा संबंधी अधिगम कम क्यों रह जा रहा है? वह बालक या बालिका पिछड़ क्यों रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसे जानने के लिए हम जो टेस्ट करेंगे उसे निदानात्मक परीक्षण कहेंगे। और टेस्ट करने के बाद हम उसे पहचान कर, उसकी कमजोरी को पहचान कर, फिर उसके सुधार के लिए उसे उपाय बताएंगे, सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। इसके पश्चात दोबारा परीक्षण करेंगे। यह भी निदानात्मक और उपचारात्मक ही परीक्षण कहलाएगा। अब इन सब के बाद आपको उपलब्धि परीक्षण की बात की जाती है। उपलब्धि परीक्षण में हो जाता है कि अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब समझिए, जो बच्चा फाइनल परीक्षा में नंबर लाने के लिए एग्ज़ाम देता है वह हो गया उसका अचीवमेंट टेस्ट। लेकिन जो वह सीखने के उद्देश्य से एग्ज़ाम दे रहा है उसे हम कहेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके पश्चात यूनिट टेस्ट की बात की गई है। इकाई परीक्षण, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, ये एक इकाई के अंतर्गत है। एक एक टॉपिक जैसे आप पढ़ाते जाते हैं उससे संबंधित जो परीक्षण ली जाती है उसे हम इकाई परीक्षण कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य रहता है कि विषय वस्तु को बारीकी से समझा देना। अब यहाँ बात की जा रही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में यही पैटर्न लागू है। सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, किसी भी बोर्ड के द्वारा बच्चों की कॉपी के मूल्यांकन, बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिगम मूल्यांकन के लिए सीसीई पैटर्न लागू है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये टॉपिक तो इतना इम्पोर्टेंट है कि केवल डीएलएड नहीं, जेटेट, सीटेट, एनईटी, नेट की परीक्षा तक के लिए आवश्यक है। तो इस टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, समझें? यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आखिर होता क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य क्या अंतर है, उसे हम कैसे समझें? सतत और व्यापक मूल्यांकन की परिभाषा और उनके क्या उपयोग हैं, क्या उनका महत्व है, यह पूर्ण रूपेण विस्तार से इस अध्याय के अंदर में होगा। अगला जो यूनिट रहेगा आपका इकाई 4, पाठ योजना। इस पाठ योजना में आप जानेंगे कि योजना का अर्थ क्या है, उस पाठ योजना के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पाठ योजना की क्या आवश्यकता है। अगर आप डीएलएड एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और जेटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी टेट की, तो इस पाठ को इम्पोर्टेंट रूप से पढ़िए। डीएलएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, डीएलएड और बीएड के लिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि उन्हें पाठ्य योजना बनाने में, पाठ्य योजना का निर्माण करने में कठिनाई आ रही है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। पाठ्य योजना है क्या, पाठ्य योजना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, पाठ्य योजना कितने प्रकार के होते हैं, और पाठ्य योजना जानते हैं कि वर्तमान में हार्वर्ड के पंचपदीय प्रणाली पर आधारित है। तो यह पंचपदीय प्रणाली क्या है, इसके अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया गया है, पाठ्य योजना के चरण, गुण, दोष, लाभ, इन सब की चर्चा करनी है, और पाठ्य योजना के प्रकार। इसके आगे हम देखते हैं तो शिक्षण उपादानों की चर्चा की गई है, यानी कि कौन कौन से टीचिंग एड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपसे प्रैक्टिकल के दौरान भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं
किसी भी विद्यालय में आप अगर पढ़ाने जाएंगे तो आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। न केवल व्यवहारिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे, दोनों रूप में अगर कहा जाए तो यह पाठ, बिना इस पाठ को सीखे हुए आप टीचर नहीं बन पाएंगे, बस इतना जान लीजिए। यहाँ तो कोई भी पाठ को बिना सीखे आप टीचर नहीं बन सकते हैं। शिक्षण सामग्री मतलब से ही पता चल रहा है नाम से कि वे सारी वस्तुएं, वे सारी सामग्रियां जिनका उपयोग हम शिक्षा कार्य को संपूर्ण करने के लिए करते हैं। अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कक्षा में पढ़ाते समय प्रभावी बनाने के लिए, अधिगम को सरल बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों और जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन सबको हम शिक्षण सामग्री कहते हैं। शिक्षण उपादान, अब इन शिक्षण उपादानों में 3 प्रकार के उपादान होते हैं। श्रव्य उपादान, दृश्य उपादान और श्रव्य दृश्य उपादान। उपादान बोलिए या सामग्री बोलिए, एड्स बोलिए या मटेरियल बोलिए, ठीक है। श्रव्य सामग्रियां क्या होती हैं, उनका क्या महत्व है, कौन कौन होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। दृश्य के लिए भी और श्रव्य दृश्य के लिए भी। वर्तमान में कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री है, जैसे कि श्याम पट्ट है जो आपको दृश्य सामग्री है, मॉडल है दृश्य सामग्री है, चार्ट वगैरह है दृश्य सामग्री है, नक्शे ग्लोब हैं दृश्य सामग्री हैं, ठीक है। अब टेप रिकॉर्डर है श्रव्य सामग्री है, और टेलीविजन है श्रव्य दृश्य दोनों है। बस इसी आधार पे आपको सबको जानना है। 5वां इकाई जो है सांख्यिकी और आंकड़ों से संबंधित है। यह क्वेश्चन हर एक साल छोड़ दूसरे साल पर पूछा जाता है। अब एक बार ये भी पूछी जाएगी कि इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है तो लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, यहाँ का मैथ आपको इतना हार्ड भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। पहले आपको समझना है कि सांख्यिकी आखिर होता क्या है, सांख्यिकी की आवश्यकता क्या है। यदि आप सांख्यिकी नहीं जानते हैं ना तो इतना याद रखिए, आप रिजल्ट नहीं तैयार कर पाएंगे, कक्षा में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नहीं तैयार कर पाएंगे, चीज़ों को, आंकड़ों को जमा करके देखना सीख नहीं पाएंगे। अधिक मात्रा में आपके पास, अगर मान लीजिए आपको विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका बना दिया जाए तो आप दिन भर होने वाली गतिविधियों का लेखा जोखा कैसे तैयार करेंगे। एक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने ST SC OBC जनरल हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कक्षाओं के हिसाब से बच्चों की संख्या, शिक्षक कक्षा अनुपात के बारे में, यहाँ तक कि विद्यालय में कितना दाल चावल सब्जी तेल मसाला खर्च हो रहा है इसके बारे में, पोशाक वितरण, साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण, कक्षे में जितने बच्चों को आवश्यक सामग्रियां हैं उसके बारे में, स्कूल के लिए आवश्यक सामग्रियों का जो वर्णन बनाना पड़ता है, बॉक्स चार्ट, ये सब बनाना पड़ता है। इन सब को समझने के लिए सांख्यिकी आवश्यक है। तो आप इसको परीक्षा पास करने के उद्देश्य से ना पढ़ें। यदि वैसा करेंगे तो आप कभी नहीं सीखेंगे। सांख्यिकी आपको सिखाएगा कि आपको व्यावहारिक तौर पे विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका के रूप में कैसे कार्य करना है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का अर्थ, यहाँ पढ़ लेंगे, आंकड़ों के बारे में पढ़ लेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं, कोई भी नंबर, लेटर, कोई भी वस्तु का संख्या, इन सबको हम आंकड़ा कहते हैं। उन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से सजाना ही सांख्यिकी कहलाता है, याद रखिए। इतना ही चीज़ समझाया गया यहाँ पर। अब उसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब उन आंकड़ों को गणना करने के लिए, जब बहुत सारे आंकड़े एक साथ आ जाते हैं तो उसमें हमको सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना पड़ता है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति, उसका मेजरमेंट करना पड़ता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है 3 प्रकार के गणनाओं की, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन तीनों के आधार पर हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकाल सकते हैं। इसके संबंध में करेंगे और इस प्रकार से आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मेरा मूल उद्देश्य था आज आपको
मेरा मूल उद्देश्य था कि आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन का पूरा सिलेबस एक बार समझा दिया जाए, ताकि आपको कोई घबराहट ना हो। क्योंकि मुझे पता है, मैंने पिछले वर्ष जो पढ़ा है तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो फाउंडेशन के पेपर में कन्फ्यूज हुए हैं, वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन में हुए हैं। ठीक है? तो अभी से आपके पास समय है, एक बार पढ़ना, अध्ययन करना शुरू करिए और टॉपिक वाइज़ मैं भी अपने तरफ से आपको पूरा हेल्प करता जाऊँगा। चलिए, धन्यवाद।